देखो वो आ गया। डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 एपिसोड 1 हाजिर है, जिसमें डेयरडेविल को मिला है नया सूट। विल्सन फिस्क का हरामी पन्ना बढ़ता ही चला जा रहा है। मैट और कैरन एक बार फिर से एक साथ हैं, लेकिन समथिंग इज नॉट राइट। शुरुआत करते हैं एपिसोड के नाम के साथ, जो कि नॉर्दर्न स्टार था, और हल्की स्टार्टिंग के 2 मिनट में ही हमको बता दिया जाता है कि एक शिप का नाम है। आई फील इट हैज अ हिडन मीनिंग एज वेल, जिसके ऊपर हम लोग आखिरी में बात करेंगे। फिलहाल स्टार्टिंग में हमको ये दिखाया जाता है कि नॉर्दर्न स्टार नाम का एक शिप है जो कि न्यूयॉर्क में एंटर कर रहा है, लेकिन उससे पहले ही उसके अंदर डेयरडेविल ने अपनी एंट्री मारी। बाय द वे आई लव्ड कि इन लोगों ने डेयरडेविल का जो नया ब्लैक सूट है उसको बहुत ज्यादा बिल्डअप नहीं दिया कि वो सूट अप कर रहा है, निकल रहा है, सूट को पेंट कर रहा है। नहीं, इट्स जस्ट देयर। इससे ना एक ऐसी फीलिंग आती है कि शिट हैज गॉन डाउन। मतलब जब हमने सीजन 1 में इनको देखा था और सीजन 2 में चीजें कुछ हो चुकी हैं, एंड अब उन कंडीशंस के हिसाब से इन कैरेक्टर्स ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है और नए एनवायरनमेंट में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। सो या डेयरडेविल हैज हिज न्यू ब्लैक सूट। अगर कॉमिक बुक्स की बात करी जाए तो कॉमिक बुक्स में डेयरडेविल इसी तरह का एक ब्लैक सूट पहनता है। वो पूरी स्टोरी लाइन इस वाली स्टोरी लाइन से बहुत डिफरेंट है। उसका नाम शैडोलैंड था और उसमें हम लोग जो स्पाइडरमैन के ट्रेलर में हैंड निंजास देखे थे ना, उनको इन्वॉल्व होता हुआ देखते हैं। इनफैक्ट शुड आई से कि डेयरडेविल उन सब का लीडर बन जाता है और पूरे के पूरे हेल्स किचन को टेक ओवर कर लेता है। सो क्लियरली दैट इज नॉट हैपनिंग हियर। यहां पर हम लोग डेयरडेविल को देखते हैं जो अपने नए ब्लैक सूट में है। अगर तुम नोटिस करोगे तो उसने प्रोबेबली अपने रेड सूट को ही ब्लैक पेंट किया हुआ है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये उसका स्टेल्थ सूट है, क्योंकि विल्सन फिस्क की टास्क फोर्स उसको ढूंढने में लगी हुई है। तो अगर वो रेड कलर का सूट पहन करके छतों पे कूदता फिरेगा तो एनीवन कैन रिकॉग्नाइज हिम। इसी वजह से उसने उसको ब्लैक कलर का पेंट किया है, ताकि जब वो किसी को देख नहीं सकता तो कोई और उसे क्यों देख पाए। पहली बार हमें कॉमिक बुक वाला डेयरडेविल का चेस्ट पे वो एंटैंगल डीडी वाला लोगो देखने को मिला। आई लव्ड इट भाई, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। ये सूट मुझे बहुत बढ़िया लगा और इसका रीजन सिर्फ कलर या फिर इसका स्टाइलाइजेशन नहीं है। अगर तुम देखोगे ना तो ये सूट मैट को बहुत अच्छे से फिट होता है। इनफैक्ट ये एक सुपर हीरो सूट फील होता है रादर देन अ विजिलेंटी सूट जिसको बस ऐसे बनाया गया है। मतलब डेयरडेविल के जितने भी पुराने सूट्स हैं ना, वो सूट जैसे फील होते हैं। ये एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम जैसा फील होता है। खैर, तो डेयरडेविल जब नॉर्दर्न स्टार शिप के कंटेनर्स को इन्वेस्टिगेट करता है तो यहाँ पे चाइनीज में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि एक हिडन पैनल है जिसके पीछे शिप का एक्चुअल कार्गो दिखाई, मतलब डेयरडेविल को तो नहीं दिखता, हम लोग को दिखाई देता है। बट या इट्स गुड टू सी कि ये शो अभी भी अपनी आर रेटिंग ब्रुटैलिटी को मेंटेन करा हुआ है। प्लस आई लाइक द एटीट्यूड, जो कि डेयरडेविल का वो बैटमैन वाला एटीट्यूड है ना आर्कम गेम्स का, कि मैं किसी की जान नहीं लूंगा, लेकिन 4 बार हड्डी तोड़ के चमड़ी से बाहर निकाल के खून बहने दूंगा और समुंदर के बीच में डूबने के लिए भी छोड़ दूंगा। कम से कम मरेगा तो नहीं। फिर यहाँ पर कैमरे मॉनिटर्स वाला शॉट बहुत ही बेहतरीन लगा मुझे। इन लोगों ने वही अगेन डेयरडेविल बॉर्न अगेन की सीजन 1 में जो टेक्निक का इस्तेमाल किया था कि जूम आउट शॉट होता जा रहा है और फिर तुमको फ्रेम विजिबल होती है कि उसमें कौन कौन है। प्लस अगर तुमको ये वाला एस्थेटिक, ये वाला शूटिंग स्टाइल थोड़ा और सिमिलर फील होता है तो ये ऐसा इसीलिए बिकॉज लोकी सीजन 2 के डायरेक्टर्स हैं ये। इनफैक्ट इस वाले शॉट को देखो, ये कितना ज्यादा लोकी के टीवीए से रिजेंबल कर रहा है। दीवारों पे पोस्टर्स लगे हुए हैं, बेंचेस का एस्थेटिक भी वही है, लाइटिंग्स, कैमरा एंगल, एवरीथिंग इज सो सिमिलर टू लोकी एंड टीवीए। अगर तुमसे कोई बोले ना कि टीवीए की दूसरी ब्रांच है वहीं पर एग्जिस्ट करती है तो तुम मान भी लोगे। लेकिन फिर मैट को पता चलता है कि शिप को सिंक किया जा रहा है और अगेन ये स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया कि मैट के रडार सेंस को जिस तरह से दिखाया जाता है एस्पेक्ट रेशियो को चेंज करके, और यहाँ पे इन्होंने और थोड़े से सटल ट्वीक्स करे हैं। जैसे मैट अपनी पावर्स का जब इस्तेमाल करता है तो वो एक बार में फिगर आउट नहीं कर लेता, उसको चीजों को फिल्टर आउट करना पड़ता है। उसको सारा का सारा नॉइस एक बार में मिलता है, वो उन चीजों को प्रोसेस करता है। तो ये एस्पेक्ट रेशियो चेंज करने के साथ में जो हल्का सा ब्लर इफेक्ट ऐड किया जाता है, फिर साउंड इफेक्ट्स डाले जाते हैं, तो दैट इज बेसिकली डेयरडेविल प्रोसेसिंग थिंग्स एंड फिल्टरिंग देम आउट। खैर, तो वहां से वो एक घड़ी की टिक टिक सुन लेता है, उस घड़ी को निकालता है, एक बॉक्स में डाल देता है। इसका पूरा पे ऑफ हमको मोस्ट लाइकली सीजन में आगे देखने को मिलेगा। ये मैट ने इसीलिए किया है ताकि वो इन सारे कंटेनर्स को लोकेट कर पाए। ऑल्दो ऐसा कैसे होगा मैं नहीं जानता, क्योंकि मैट का रडार सेंस जो है ना वो पानी में उतने अच्छे से काम नहीं करता। आई अंडरस्टैंड कि पानी में साउंड बहुत अच्छे से ट्रैवल करता है, लेकिन अगर मैं कॉमिक बुक्स की बात करूँ ना तो डेयरडेविल पानी में जाना बहुत पसंद नहीं करता, और उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि पानी उसके पूरे सेंसेस को फकअप कर देता है। डेयरडेविल की पावर्स ऐसे काम करती हैं कि वो पहले तो साउंड से चीजों को असेस करता है इकोलोकेशन के थ्रू, दूसरा वो स्मेल और टेस्ट से समझ पाता है। ये चीज बहुत अच्छे से शो में नहीं दिखाई गई लेकिन कॉमिक बुक्स में ऐसा होता है। और इन सबसे ऊपर आती है प्रेशर चेंजेस। उसकी बॉडी बेसिकली प्रेशर चेंजेस को फील कर लेती है एनवायरनमेंट में, और इन सब को मिला करके उसका ब्रेन एक इमेज क्रिएट करता है कि वो जहां पर खड़ा है उसकी पोजीशन कैसी है और उसके आसपास जो लोग खड़े हैं उनकी पोजीशन कैसी है। आई नो इट साउंड्स वियर्ड बट कॉमिक बुक मूवी, सुपर हीरोज,
ऐसे काम करते हैं। तो जब मैट पानी के अंदर होता है ना, तब उसकी पावर्स जो है वो पूरी तरह से हेवायर हो जाती हैं, कुछ भी सही तरीके से काम नहीं करता, इसी वजह से वो पानी के अंदर जाना पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर हमको बहुत क्लियरली बताया नहीं गया कि वो पानी के अंदर कितना स्ट्रगल कर रहा है और वो कैसे बाहर निकला। इनफैक्ट कॉमिक बुक्स भी इस चीज पे बहुत ज्यादा टच नहीं करना पसंद करती हैं, बट आई वुड से कि अगर तुम्हारे सामने डेयरडेविल तुम्हारा ओपोनेंट है और तुम उसको हराना चाहते हो तो जस्ट टेक हिम टू वाटर, मतलब पानी के अंदर, बाहर नहीं, क्योंकि बाहर तो वो और अच्छे से चीजों को सेंस कर लेता है बारिश में। बेसिकली उसका सिर और उसके कान जो है वो पानी के अंदर होने चाहिए। खैर, तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं तो वो घड़ी की टिकिंग जो है उसको लोकेट करने में इजी होगा, क्योंकि साउंड पानी में अलग तरीके से ट्रैवल करता है, अलग स्पीड से ट्रैवल करता है, और मैट शायद उस चीज को प्रोसेस करके फिल्टर आउट कर सकता है। फिर मैट पानी से बाहर निकला और ये जो नॉर्दर्न स्टार है ये पूरी तरह से सिंक नहीं होता, बस ये आधा डूबा रह जाता है, जो कि न्यूयॉर्क में ऐसे स्टिक आउट कर रहा है जैसे 616 की अर्थ पे टाइमुथ का हाथ और उसका आधा मुंडा। फिर हम मैट को देखते हैं कि वो जोजीज बार में क्या है। इसके बाहर 222 लिखा हुआ है। अगर कॉमिक बुक्स की बात करें तो डेयरडेविल के इशू नंबर 222 में डेयरडेविल और ब्लैक विडो टीम अप करते हैं कुछ लोगों को हराने के लिए, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। हम लोग देखते हैं कि मैट केरन के पास जाता है, दोनों रिलेशनशिप में वापस आ चुके हैं, एंड जो भी छोटी मोटी खुशी है ना उसको ये लोग एंजॉय कर ले रहे हैं। द थिंग्स टू बी नोटिस्ड हियर आर कि जोजी इस बार पूरी तरह से टूटा हुआ है। ये बॉर्न अगेन के सीजन 1 में जो बुलजाई और डेयरडेविल की फाइट हुई थी उसी के आफ्टर इफेक्ट्स हैं, और वहीं पर मैट और केरन छुपे हुए हैं। केरन जो है वो ट्रेन कर रही है, सो मोस्ट लाइकली हम उसको इस पूरे सीजन में फाइट करते हुए भी देखेंगे। उसके पास मल्टीपल विग्स हैं जो बैकग्राउंड में देख सकते हो, उसमें से एक वो इस एपिसोड में यूज भी करती है। रीजन बहुत सिंपल सा है, मैट मर्डॉक, केरन पेज और इनसे रिलेटेड जितने भी विजिलेंटीज और सुपर हीरोज हैं उन सबके पीछे विल्सन फिस्क और उसकी टास्क फोर्स पड़े हुए हैं, तो इनके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय छुपने के और अपना भेस बदल के बाहर घूमने के। इसमें एक छोटी सी चीज और नोटिस होती है कि रेडियो पे जो फ्रीक्वेंसी है वहां पर 2465 नंबर्स लिखे हुए हैं। बेसिकली 2 अप्रैल 1965 में डेयरडेविल ने पहली बार अपने कॉमिक बुक्स में रेड सूट डेब्यू किया था। उससे पहले 1964 में जब उसका कॉमिक बुक डेब्यू हुआ था, तब से लेकर इस टाइम तक 1 साल तक वो अपना येलो सूट ही पहनता था, जो हमने शी हल्क में देखा था। अब डेयरडेविल केरन को ये सारे इंसिडेंट्स बताता है और बताता है कि वहां पर वेपन्स थे, और वो वेपन्स जो है उनको ट्रेस करने के लिए केरन किसी को फोन करती है, हु टर्न्स आउट टू बी जेसिका जोन्स, द प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। हालांकि स्पेसिफिकली नेम ड्रॉप नहीं किया गया, बट जेस बोलती है वो, क्लियर है। अब ये जो आधा निकला हुआ नॉर्दर्न स्टार शिप है ना, इसको देखकर विल्सन फिस्क का खून खौल जाता है, क्योंकि ये उसी का शिपमेंट था, उसी के वेपन्स है, और अब सब पानी में डूब गए हैं। उससे भी ज्यादा ये एक्चुअली उसको इम्प्लीकेट कर सकते हैं। अगर शिप का कैप्टन और उसका फर्स्ट मेट जो है वो बाहर आकर के गवाही दे देंगे तो फिस्क पकड़ा जाएगा। तो कहता है पहले तो ये सारा काम डेयरडेविल ने किया है। अब यहां पर एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की। ये चार्ल्स करके अपने आप को बताता है, और इसको भेजा है वैलेंटीना एलेग्रा डी फॉन्टेन ने। ये फिस्क के पास पहुंच के उसको अपना सपोर्ट बताने की कोशिश करता है, और उसका रीजन देता है कि वैलेंटीना बस रेड हुक जो फिस्क का पोर्ट है उसका इस्तेमाल करना चाहती है। अब यहां से चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, क्योंकि अगर मैं तुमको मार्वल की ये वाली टाइमलाइन पे थोड़ी सी क्लैरिटी देने की कोशिश करूं तो बॉर्न अगेन के सीजन 1 का जो स्टार्टिंग वाला प्रोलॉग था वो 2025 के एंड में कभी होता है। उसके बाद हमको 1 साल की टाइम जंप देखने को मिलती है, मतलब हम लोग पहुंच गए 2026 में, और उसमें जब विल्सन फिस्क अपना कैंपेन जीतता है तो वो न्यू ईयर के आसपास का था, मतलब 2026 खत्म 2027 शुरू। तो बॉर्न अगेन आ गया 2027 की शुरुआत में कभी, और इसका सीजन 2 जो है वो उसके 6 महीने बाद की कहानी है, मतलब 2027 के एंड की। एंड थंडरबोल्ट्स भी 2027 के एंड की ही कहानी है। तो मतलब थंडरबोल्ट्स और डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 ऑलमोस्ट एक सिमिलर टाइम पर ही चल रहे होंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन ना थंडरबोल्ट्स का जो पोस्ट क्रेडिट सीन था ना, तो वो 14 महीने बाद की कहानी है, मतलब 2028 का एंड या फिर 2029 की स्टार्टिंग। तो वैलेंटीना के साथ जो कुछ भी उस पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद वो न्यू एवेंजर्स वाला पूरा मामला हुआ है ना, वो अभी तक नहीं हुआ। शी इज स्टिल इन दैट प्रोसेस कि वो जो उसने बिल्डिंग एक्वायर करी थी उसमें वो नए कॉर्पोरेट सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस करेगी, और रेड हुक और विल्सन फिस्क को लेके उसके वही प्लान्स होंगे। वो बेसिकली जो विजिलेंटी कल्चर है उसको निपटाना चाहती है, ताकि सुपर हीरोज को कॉर्पोरेट बना सके, कुछ कुछ द बॉयज की तरह जो हमने थंडरबोल्ट्स में देखा। एंड दिस इज वाई वो विल्सन फिस्क को सपोर्ट कर रही है। ऑल्सो अगर तुम नोटिस करोगे तो इस वाले शॉट में पीछे हम लोग एवेंजर्स टॉवर या फिर न्यू एवेंजर्स टॉवर या सेंट्री टॉवर, जो भी इसको बोलना है, ये देख सकते हो। एंड टाइमलाइन के हिसाब से देखने पर अगर ये एपिसोड थंडरबोल्ट्स मूवी के बाद का है तो भी 14 महीने तो नहीं बीते होंगे। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर न्यू एवेंजर्स की ब्रांडिंग नहीं देख पा रहे हैं। फिर ये वाला सीन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर हेदर और जैक डुकेन जो कि सोर्ड्स मास्टर है, उन दोनों की आपस में कन्वर्सेशन देखते हैं हम लोग। जैक को पकड़ के रखा हुआ है
इस पूरे सीन में जो चीज मुझे काफी सही लगी वो थी हेदर। मतलब इसका जो पीटीएसडी है ना, वो उसको पैनिक और एंजाइटी नहीं दे रहा, वो उसको थोड़ा साइकोटिक बनाता जा रहा है। वो सुपर हीरोज और विजिलेंटीज के खिलाफ तो हो ही चुकी है, लेकिन इतने बुरे तरीके से मैंने सोचा नहीं था। प्लस क्योंकि विल्सन फिस्क को पूरी फुल अथॉरिटी फ्री हैंड मिल चुका है, तो ये पता नहीं क्या कर। एक्चुअली मेरे पास एक थ्योरी है, वो बता देता हूँ। तो हेदर जब डीए से फोन पे बात करती है तो वो उससे कहता है कि साइक एवेल्युएशन थोड़ा ऊपर नीचे है, तो हेदर वहां पर मैनिपुलेशन करती है, डेटा को चेंज कर देती है। और वो सवाल ये होता है कि क्या जैक को अपने दिमाग में वॉइसेस सुनाई देती हैं। बेसिकली थोड़ा अलग तरीके से रिफ्रेज किया हुआ था, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट ये था कि क्या जैक को चीजें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं। वो मना करता है लेकिन ये इसको यस कर देती है, और यहाँ पर हेदर को एक्चुअली में म्यूज दिख रहा है। तो कॉमिक बुक्स में ऐसा हो चुका है, हालांकि हेदर ग्राहम के साथ नहीं, वो एक पॉजिटिव कैरेक्टर रहती है ऑल थ्रू आउट कॉमिक बुक्स में, लेकिन मॉर्गन विटियर नाम की एक कैरेक्टर होती है जो कि एक आर्टिस्ट होती है, लेकिन कोई भी उसके आर्ट को अप्रिशिएट नहीं करता। तो उसको ना अपने दिमाग में आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसे बाद में पता चलता है कि ये आवाजें एक्चुअली में सुपर विलन म्यूज की हैं, जो कॉमिक बुक्स में एक्चुअल सुपर पावर्स रखता था। तो वो मरने के बाद हेल से इसको कांटेक्ट करता है, और उसी की पावर्स के थ्रू ये फीमेल म्यूज बनती है। नाउ आई नो कि नाम डिफरेंट है, लेकिन तुम लोग एक पैटर्न सेंस कर सकते हो यहाँ पर कि हेदर को भी म्यूज दिखाई दे रहा है। फिर जब उसको म्यूज के विजन्स आते हैं तो फ्रेम भी टिल्ट हो रहा है, हेदर को दिखाते हैं तो भी फ्रेम टिल्ट हो रहा है। जब म्यूज उसके सामने से गायब हो जाता है ना, तो उसके पीछे पेंटिंग्स नजर आती है। आई मे बी थिंकिंग ऑन इट टू मच, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक हल्का सा रेफरेंस है, क्योंकि म्यूज एक आर्टिस्ट था। मे बी हेदर को ये सब कुछ आर्ट की नजर से दिखाई पड़े। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हेदर सीजन 2 में आगे जाकर के म्यूज बन सकती है, या फिर सीजन 3 के लिए इसको सेटअप किया जाए। एक बात कंफर्म है कि जो उसका पूरा बिल्डअप है ना कहीं जाकर के फटेगा। फिर मैट और जेरी की मुलाकात होती है, तो केरन को भले ही विक की जरूरत पड़े, लेकिन मैट ने एक ऑटोमेटिक एमसीयू स्टेल्थ सूट पहना हुआ है, विच इज हुडी एंड ग्लासेस। फिर बीबी भी अपना काम कर रही है। वो हालांकि विल्सन फिस्क की एक पॉजिटिव पोर्ट्रेयल ही दिखा रही है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स उसका अपना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म चालू है, और वो केरन और मैट की मदद करने में लगी है, बिकॉज शी नोज कि उसके अंकल की डेथ के लिए विल्सन ही रिस्पॉन्सिबल था। प्लस इन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन भी काफी अच्छी थी। ये जो पुराना नेटफ्लिक्स वाला डेयरडेविल था, उसके साथ में कनेक्शंस को एस्टैब्लिश करते हैं, व्हिच आई फेल्ट वाज प्रीटी गुड। आई हैव अ फीलिंग कि ऐसा दिखाया जा रहा है कि बीबी हालांकि डैनियल को मैनिपुलेट कर रही है, बट एंड तक आते आते आगे सीजन में पता चलेगा कि डैनियल न्यू अबाउट एवरीथिंग ऑल अलोंग। हम हमेशा से ही उस कैरेक्टर को बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि वो बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट है। विल्सन फिस्क के साथ में इतने लंबे टाइम से ऑपरेट कर रहा है सक्सेसफुली, तो आई एम श्योर कि बीबी जो भी कर रही है वो ही मस्ट हैव कॉट ऑन टू इट। और फिर आता है इस पूरे एपिसोड का क्लाइमैक्स, जहां पर हम डेयरडेविल को एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स के मुंह तोड़ते हुए देखते हैं। आई विश कि पॉवेल के साथ भी ये चीज हो आगे जाकर, जो मुझे लगता है कि होगी। मतलब पहले एक बार तो इसकी कुटाई बहुत अच्छे से हो चुकी है, लेकिन अभी भी भाई वो रेस्टोरेंट में जाकर के एक फीमेल लेडी को मुक्का मार दे रहे हो यार, कभी तो थोड़ा तो। खैर, आई लाइक हाउ दे हैव बिल्ड देयर विलन्स। मतलब हम लोग इमोशनल फील करेंगे तभी तो उनके साथ में जो होगा उसको देखकर मजा आएगा। तो मैट आता है, लोगों को ठिकाने लगाता है, लेकिन वही फॉगी वाली चीज उसको अभी भी हिट कर रही है, क्योंकि जो चेरी है उसकी हार्ट बीट, ही कैन क्वाइट लिटरली लिसन टू इट एंड ही डज नॉट हैव अ गुड फीलिंग। तो फिर आते हैं कुछ हेड शॉट्स जो कि वहां के ऑफिसर्स को निपटा देते हैं, और पहले मुझे लगा कि शायद पनिशर हो सकता है, बट नहीं, इट एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी पोइंडेक्स्टर, बुल्सआई। आई मीन एक पॉइंट पे तो मैं ये भी सोचने लगा था कि शायद ल्यूक के जो जेसिका जोन्स आने वाले हैं, बट टू सून, इट वुड बी टू सून। प्लस आई लाइक द डिटेलिंग कि यहाँ पर जो पॉइंडेक्स्टर ने नाइफ फेंका है ना, उसके ऊपर उसने स्केच पेन या मार्कर से नहीं लिखा, उसने स्क्रैच किया हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि मैट देख नहीं सकता। एंड वो जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी ना कि नॉर्दर्न स्टार एपिसोड का नाम है, तो ये बुल्सआई को भी एक रेफरेंस है, क्योंकि हमने नेटफ्लिक्स वाले शो में देखा था कि वो जूली, जिससे वो ऑब्सेस था, उसे नॉर्थ स्टार मानता था। तो अब पॉइंडेक्स्टर को मोस्ट लाइकली एक नया नॉर्थ स्टार मिल चुका है, विच इज मैट। आई मीन हाउ वुड यू एक्सप्लेन कि बुल्सआई इस पूरी सिचुएशन पे बस पहुंच गया कैसे? इसका एक ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि वो मैट से ऑब्सेस हो चुका है, और अब वो पूरा टाइम बस उसी पे नजर रखे हुए जैसे वो जूली पे रखता था। आई नो इट साउंड्स वियर्ड, लेकिन इसके पीछे भी कुछ बहुत ही ट्विस्टेड सा एक्सप्लेनेशन होगा। मोस्ट लाइकली ऐसा कुछ कि क्योंकि उसने गलती से मैट को गोली मार दी थी, तो ही फील्स रिस्पॉन्स। I don't know. I just have this idea कि बुल्सआई का चेरी के अपार्टमेंट पे नजर रखना कैन नॉट बी ए कोइंसिडेंस। क्यों रखेगा वो? द ओनली लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इज कि वो मैट पे नजर रखा हुआ है, क्योंकि वो उससे ऑब्सेस्ड हो चुका है, क्योंकि वो उसका नॉर्थ स्टार है। खैर, जो भी है आगे के एपिसोड में पता चलेगा। अगले हफ्ते हमको 2 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे, सेकंड और थर्ड। ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, मोस्ट लाइकली क्योंकि एपिसोड 2 में बहुत ज्यादा कुछ होगा नहीं, तो ये लोग चाहते होंगे कि एकदम ड्रॉप ना आए, इसी वजह से एपिसोड 3 में कुछ बहुत फायर होगा। तो दोनों को एक साथ देखते हैं। I'll see you guys in the next one. Bye bye, tata. Like, subscribe.